वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस में अगर आप एडमिशन लिए होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने अभी नया एडमिशन लिया है, तो आप सोच रहे होंगे कितने पेपर होंगे, कैसे क्या होगा, तमाम प्रकार के प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं। तो आपको बता दूं कि 3 मेजर विषय होते हैं, एक माइनर पेपर होता है और इसके अलावा आपको बता दूं एक अनिवार्य प्रश्न पत्र यानी को करिकुलर भी होता है। ठीक है, तो को करिकुलर कोर्स की अगर बात की जाए तो उसमें आपको क्या पढ़ना है, उसमें आपको पढ़ना पड़ता है आहार, पोषण एवं स्वच्छता। सिलेबस जो है उसका मैं डिस्कस करूंगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, यानी फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का हम नवीनतम पाठ्यक्रम यानी न्यू सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। आपको बता दो, जब आप बीए प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं, यानी बीए में आप एडमिशन लिए हो, तो आपने जो विषय लिया हुआ है उसका तो पेपर आपको देना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में भी देना पड़ेगा। इस प्रश्न पत्र का अर्थात जो आहार, पोषण और स्वच्छता होती है, हर व्यक्ति को दैनिक जीवन में आवश्यकता भी पड़ती है इन चीज़ों की। और इसी प्रकार से आगे 6 सेमेस्टर 5 सेमेस्टर और जो आपके आएंगे उसमें भी आपको प्रत्येक सेमेस्टर में एक अनिवार्य विषय पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रथम सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे फर्स्ट एड एंड हेल्थ का, थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड जो है आप पढ़ेंगे ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का। इसी प्रकार से फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी आपको अनिवार्य प्रश्न पत्र जानना है, उसका सिलेबस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज का जो है हमारे जो छात्र हैं 2023-24 मतलब 2024 में अभी एडमिशन लिए हैं, 2023 में 24 में उनकी परीक्षाएं होने वाली है, उनमें अनिवार्य प्रश्न पत्र में किन किन टॉपिक से प्रश्न बनने वाले हैं उसको बताऊंगा और इसके बाद में इन सभी टॉपिक से बनने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करवाऊंगा। आपको बता दूं कि ये जो एक प्रकार से पेपर होता है इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में 75 प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ विश्वविद्यालयों में एक प्रकार से 75 में से 50 करने को देता है, कुछ में 100 में से 100 करना होता है। ठीक है, अब उसमें पासिंग मार्क्स जो होता है आपका 33% होता है। मतलब अगर आप 100% नंबर में से 33% नंबर पास आते हो तो आपको पास कर दिया जाएगा। ये उसमें मेथड है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं ना चीज़ों को। तो इसी प्रकार से आपका ये नंबर जो मिलता है आपका वो जुड़ता नहीं है। आप 33% से ऊपर पाओगे तो आपको पास कर दिया जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत खराब है, जुकाम है। अन्यथा आपको क्या किया जाएगा, अगर आप इसमें पास नहीं होते, 33 नंबर नहीं पाते तो भी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको जैसे आपका जब अगला सेमेस्टर होगा तो उसमें आप इस सेमेस्टर का यानी फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप फेल होते हैं तो उसका पेपर आपका थर्ड सेमेस्टर में हो जाएगा बैक पेपर। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में फेल होते तो उसका पेपर फोर्थ सेमेस्टर में होगा। अगर फोर्थ सेमेस्टर में भी आप फेल हो जाते तो सिक्स सेमेस्टर में आप बैक पेपर दे सकते हैं। तो एक थोड़ा सा ये नया सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है। तो उसी के अकॉर्डिंग अनिवार्य प्रश्न पत्र यानी जिसको आप क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं को करिकुलर कोर्स। को करिकुलर कोर्स को एक प्रकार से अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम कहा जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग अनिवार्य पेपर कहते हैं, अनिवार्य प्रश्न पत्र बोलते हैं। तो बीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम, बीएससी सभी में यही सिलेबस है और सभी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आप बीए में हैं तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है लेक्चर, बीएससी में है तो आपके लिए भी है, और अगर बीकॉम में है, बीएससी एजी में है तो आपके लिए भी है। मतलब सभी के लिए यह लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है। इसीलिए हमने यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिख रखा है सिलेबस, ताकि जो हमारे अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं वो भी जान सकें और हिंदी माध्यम वाले भी जान सकें। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन में, आहार, पोषण एवं स्वच्छता में आपको किन किन टॉपिक से होकर के गुजरना पड़ेगा और किन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों पर मैं चर्चा करने का प्रयास करूँगा। इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं होती और खास करके बीए, बीएससी, बीकॉम की परीक्षा में, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस की परीक्षा में माइनस मार्किंग ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। मतलब आप चाहे गलत करेंगे चाहे सही टिक लगाएंगे, तो अगर सही टिक लगाएंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, गलत टिक लगाएंगे तो उसके लिए आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे ज़बरदस्त मुझे लगता है कि भाई बच्चों के लिए है। 4 इकाइयों में आपका सिलेबस को करिकुलर का बटा हुआ होता है। मेजर सब्जेक्ट की बात की जाए तो मेजर सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है आपका, जो अन्य सब्जेक्ट होंगे जैसे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स,
संस्कृत, अंग्रेजी, इन सभी सब्जेक्ट में आपको हर एक सेमेस्टर में 8 इकाई पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको मात्र 4 इकाई ही पढ़ना है। इसमें ही नहीं बल्कि जितने भी सेमेस्टर आप जाएंगे, हर सेमेस्टर में को करिकुलर होगा, हर सेमेस्टर में आपको मात्र 4 इकाइयों के बारे में ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पहली इकाई में आपको पढ़ना है आहार एवं पोषण की अवधारणा के बारे में, आहार आयोजन के बारे में, भोज्य समूहों के बारे में, भोजन के कार्य और संतुलित आहार के बारे में आपको प्रथम सेमेस्टर मतलब प्रथम इकाई के अंतर्गत देखना है। ठीक है, अब देखें, सबसे पहला आपका टॉपिक होगा चैप्टर आहार एवं पोषण की अवधारणा। अवधारणा को अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट बोलते हैं और आहार को बोलेंगे फूड और पोषण को बोलेंगे न्यूट्रिशन। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में समझेंगे कि आखिरकार फूड किसे कहते हैं और एक प्रकार से पोषण किसे कहते हैं, यानी कि आहार क्या है और पोषण क्या है, आहार और पोषण में क्या अंतर होता है। आहार और पोषण से संबंधित समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से नहीं बल्कि जो अगली वीडियोस आएंगी आपकी मॉडल पेपर है चैप्टर वाइज, उसमें आपको मिलती रहेंगी। तो आप हमारे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो इन सभी चैप्टर्स की भी वीडियो आपको मैं देने का प्रयास करूंगा, और नहीं तो हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर भी ऑलरेडी 2023 की परीक्षा को लेकर के मैंने पढ़ाया था। जो परीक्षाएं हुई हैं आपके जो सीनियर्स लोग हैं दे करके गए हैं, उन सभी के क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं। तो आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व करवाया है और कई सारे मॉडल पेपर भी है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, सारी वीडियोस मिल जाएगी, सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आहार एवं पोषण की अवधारणा को समझेंगे, यानी आहार की परिभाषा, अर्थ, पोषण की परिभाषा, अर्थ, इन सभी की विशेषताएं, आहार की विशेषताएं, पोषण की विशेषताएं, आहार और पोषण में क्या संबंध होता है और आहार और पोषण के बीच में क्या डिफरेंस है, इन चीज़ों को हम जानते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में दूसरी इकाई में हमको पढ़ना है आहार आयोजन के बारे में, यानी मील प्लानिंग जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो मील प्लानिंग के बारे में, मील प्लानिंग किसे कहते हैं। ठीक है, मील प्लानिंग की अलग अलग विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी, इसको लेकर के ऑब्जेक्टिव परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। आहार आयोजन की विशेषताएं, आहार आयोजन के मुख्य चीज़ें, मुख्य जो एक प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में जानने का प्रयास रहेगा। इसके बाद में अगले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, भोज्य समूहों के बारे में। कई सारे, चाहे ICMR की बात की जाए या अन्य संस्थाओं की बात की जाए, सभी ने एक प्रकार से भोज्य समूहों के लगभग, किसी ने 5 किसी ने 7 भोज्य समूहों के बारे में बताया है, किसने 5 बताया, किसने 7 बताया। सारी चीज़ों को ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। इसके बाद में हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसके बाद में अगले चैप्टर में आपको पढ़ना है भोजन के कार्य के बारे में, यानी भोजन का कार्य क्या होता है, फंक्शंस ऑफ फूड। हम लोग भोजन क्यों खाते हैं, भोजन क्यों खाते हैं, भोजन के क्या कार्य होते हैं। तो इन समस्त चीज़ों के बारे में, भोजन के कार्य से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, तो इसको देखेंगे। इसके अलावा संतुलित आहार, संतुलित आहार क्या है, संतुलित आहार को अंग्रेजी में बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार में आपको बता दूं, जैसे कि जो पोषक तत्व होते हैं वो मुख्य रूप से आपको पता होगा 6 होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट होता है, एक वसा है, एक विटामिन्स है, एक खनिज लवण है, एक जल है, और एक आपका और पड़ता है, मुझे ध्यान यहाँ पर आपको मैंने लिखा भी होगा, देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन्स, जल, ये सब आपके आते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5 और 6 हो गए। ठीक, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा या लिपिड्स, एक ही बात है। तो वसा, प्रोटीन, खनिज लवण सुरक्षात्मक तत्वों में, विटामिन्स और जल, ये दोनों सुरक्षात्मक तत्व हैं। तो इस प्रकार से ये सब जो है तत्व हैं, पोषक तत्व हैं। तो इन्हीं पोषक तत्वों की मात्रा के हिसाब से भोजन तैयार करना या भोजन की व्यवस्था करना आहार आयोजन कहलाता है, या संतुलित डाइट कहलाता है, बैलेंस्ड डाइट कहलाता है। ठीक है, संतुलित आहार कहलाता है कि किस व्यक्ति को कितना आहार देना चाहिए, एक गर्भवती स्त्री को कितना देना चाहिए, एक दूध पिलाने वाली माता को कितना आहार और कितनी कैलोरी, कितना फैट देना चाहिए, उसको कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है, एक छोटे बच्चे को कितनी आवश्यकता है, एक बूढ़े आदमी को कितनी आवश्यकता है, और एक जवान आदमी को कितने की आवश्यकता है कैलोरी की, कितनी प्रोटीन की। ठीक है, इन सारी चीज़ों को एक प्रकार से मैनेज करके उसके शरीर के हिसाब से उसका एक प्रकार से जो भोजन की एक प्रकार से दिनचर्या का जो भोजन है उसको सेट करना ही एक प्रकार से बैलेंस डाइट होता है, संतुलित आहार, ताकि सभी पोषक तत्वों को एक प्रकार से उसके हिसाब से उसको मिलता रहे और सभी का तालमेल बैठा रहे, समन्वय के साथ एक प्रकार से व्यवस्थित करना संतुलित आहार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
इकाई नंबर 2 में हमको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स एक प्रकार से ये ऊर्जा देता है शरीर को, और आपको बता दूं कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड कई है, इसके बारे में चर्चा करें। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। वसा किसे कहते हैं, इसको अंग्रेजी में फैट कहते हैं, उसके बारे में समझेंगे। लिपिड्स भी एक प्रकार से वसा टाइप का ही होता है, तो इसके बारे में जानेंगे लिपिड्स क्या है। प्रोटीन समझेंगे, प्रोटीन का क्या कार्य होता है शरीर में, प्रोटीन किस लिए उपयोगी होते हैं, तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोटीन्स, खनिज लवणों की क्या भूमिका होती है, मिनरल्स आहार आयोजन में बड़ी भूमिका निभाते हैं सब। सुरक्षात्मक तत्वों में जो हमारे शरीर को एक प्रकार से बचाते हैं रोगों से, खास करके प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स जिसमें विटामिन्स मुख्य रूप से आता है। कहते हैं कि भाई फला विटामिन्स की कमी से फला रोग हो गया, ऐसे विटामिन्स ए मतलब विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो ये सब प्रश्न कई बार पूछे गए। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसी प्रकार से विटामिन डी की कमी से तो रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये नाना प्रकार के एक प्रकार से जो प्रश्न है विटामिन को लेकर के आते रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को, खनिज लवणों में खास करके मैग्नीशियम, कैल्शियम, कई सारे तत्व हैं जो कि खनिज लवण में आप देखेंगे। इसके बाद में जल जो होता है ये भी एक प्रकार से प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक है, विटामिन्स एंड वाटर जो है ये प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स है, मतलब सुरक्षात्मक तत्व है, तो इनके बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद में आपको पढ़ना है रेशेदार आहार के बारे में। रेशेदार आहार मतलब होता है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर के बारे में हम चर्चा करेंगे। रेशेदार आहार भी एक प्रकार से भूमिका निभाता है, खास करके सुरक्षात्मक तत्वों में तो निभाता ही है, और चीज़ों में भी ये निभाने का काम करता है। तो इस प्रकार से इकाई नंबर 2 में हम लोगों को यहाँ तक पढ़ना है। फिर इसके बाद में जो अगली इकाई है, चूँकि यहाँ पर आहार पोषण एवं स्वच्छता की आप बात करते हैं, तो आगे एक प्रकार से जो अगली इकाई आएगी उसमें हमको क्या पढ़ना है, उसमें हमको देखिए इकाई नंबर 3 में हमको पढ़ना है मानव अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में। मानव अभिवृद्धि को बोलते हैं ग्रोथ, ह्यूमन ग्रोथ, एंड विकास को बोलेंगे डेवलपमेंट। यानी मनुष्य का डेवलपमेंट जो होता है वो एक प्रकार से चाहे उसके शरीर का विकास हो, चाहे उसके मानसिक चीज़ों का विकास हो, चाहे संज्ञानात्मक विकास हो, बुद्धि का विकास हो, या इसी प्रकार से उसके चौमुखी विकास, मात्रा और एक प्रकार से क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में भी जब विकास होता है, दोनों में बढ़ोतरी होती है, तो उसको बोलते हैं डेवलपमेंट, विकास। लेकिन ग्रोथ जो होता है केवल मसल्स वगैरह में होता है, शरीर में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो शारीरिक वृद्धि को ही एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे ग्रोथ बोलते हैं, अभिवृद्धि बोलते हैं, लेकिन डेवलपमेंट शारीरिक वृद्धि भी उसमें एक शामिल होती है। ठीक है, इसके अलावा संज्ञानात्मक विकास, भाषाई विकास, बुद्धि का विकास, ठीक है, और खास करके इमोशनल डेवलपमेंट यानी जिसको आप भावात्मक विकास कहते हैं, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट सब कुछ शामिल होता है, सामाजिक, सांस्कृतिक सारे डेवलपमेंट। तो मानव के अभिवृद्धि और विकास को समझेंगे। इसके बाद में गर्भवती स्त्री का भोजन। गर्भवती स्त्री के भोजन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ICMR से लेकर के विभिन्न संस्थाओं ने कितने भोजन, कितने कैलोरी, कितने विटामिन, कितने प्रोटीन, कितने खनिज लवण, कितने जल की आवश्यकता बताई है एक गर्भवती महिला के लिए, कि भाई एक गर्भवती महिला है तो उसको कितनी कैलोरी लेनी चाहिए। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने ये लेना चाहिए, कितने प्रोटीन, कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन समस्त चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर जानना है। इसके बाद में शिशु के लिए पोषण। शिशु मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको लेकर के कौन से चीज़ों की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिएंट्स फॉर द चाइल्ड। एक बच्चे को एक प्रकार से किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, प्रोटीन्स की ज़्यादा आवश्यकता होती है कि कैलोरी की, हालांकि प्रोटीन्स की ज़्यादा आवश्यकता होती है बच्चों को। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम की आवश्यकता होती है बच्चों को। ठीक है, क्योंकि उस समय दांत वगैरह की बात की जाए या अन्य चीज़ों की बात की, हड्डी मजबूत होने की बात की जाए तो कैल्शियम इन सभी के द्वारा ही होता है। और भी चीज़ें हैं। और इसी प्रकार से आप देखते हैं कि जब धात्री अवस्था में माता होती है, देखिए गर्भावस्था और धात्री अवस्था दोनों अलग अलग है। गर्भावस्था मतलब कि जब बच्चा पेट के अंदर है, उस स्थिति में क्या औरतों को खाना चाहिए, किस तरीके की उनकी एक प्रकार से दिनचर्या का आहार नियोजन होना चाहिए, किस किस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए। धात्री अवस्था मतलब होता है जब बच्चे को माता दूध पिलाने लगी, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए, उसके भोजन में क्या बदलाव लाना चाहिए, ये सब हमको देखना है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आएंगे इकाई नंबर 4 में। इकाई नंबर 4 में हम लोगों को पढ़ना है समाज में होने वाले सामान्य रोगों के बारे में। क्योंकि बहुत सारे रोग होते हैं, कॉमन डिसीजेस प्रिवेलेंट इन सोसाइटी। समाज के लोगों में बहुत सारे रोग होते हैं, और वो रोग क्यों होते हैं,
किन चीज़ों की कमी के कारण से होते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में हमको चर्चा कर। जैसे कि मधुमेह में आपको कैसा भोजन करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाता है, मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उस समय उसको किस प्रकार के पोषण की आवश्यकता है, तो ये सब प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इसके अलावा उच्च रक्तचाप में आहार, मतलब उच्च रक्तचाप में एक प्रकार से क्या आहार होना चाहिए, डायबिटीज़ मेलिटिस, तो ये एक प्रकार से मधुमेह का ही पूरा नाम है। उक्त रक्तचाप में आहार यानी कि डाइट इन हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में किस प्रकार की डाइट की आवश्यकता होती है, कौन कौन से आहार लेने चाहिए जब एक प्रकार से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो, हाइपरटेंशन हो, मतलब उच्च रक्तचाप हो, उस समय का पोषण, उस समय का आहार कैसा होना चाहिए आपका, इसके बारे में पढ़ना, यहाँ से प्रश्न आते हैं। इसके अलावा अधिक तथा न्यून शारीरिक भार की स्थिति में पोषण, मतलब किसी व्यक्ति का भार ज़्यादा है, यानी कोई व्यक्ति 1 कुंटल 20 किलो का है, कोई व्यक्ति 90 किलो का है, कोई व्यक्ति 70 किलो का है, कोई 50 किलो का है, कोई 60 किलो का है, कोई 40 किलो का है, तो इस हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक वृद्धि या शारीरिक भार के हिसाब से भी आहार नियोजन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपसे प्रश्न यहाँ पर यही बनेगा कि भाई अधिक भार वाले और न्यून शारीरिक भार वाले जो व्यक्ति हैं उनके आहार में क्या चेंजमेंट और किस प्रकार के आहार की आवश्यकता उनको होती है। न्यूट्रिशन ड्यूरिंग ओवरवेट एंड अंडरवेट, जो ऐसी स्थिति यानी शारीरिक भार में कुछ व्यक्ति अधिक है कुछ कम है, तो उनके लिए भोजन की अलग अलग व्यवस्था होती है। तो उस स्थिति में पोषण की क्या विशेषताएं होती है और किस किस प्रकार के पोषण की, कितने लिपिड्स की, कितने प्रोटीन की, कितने कार्बोहाइड्रेट, कितने खनिज लवण, कितने विटामिन और कितने जल की आवश्यकता होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। वैसे ऊर्जा, फैट और प्रोटीन्स और विटामिन की आवश्यकता एक प्रकार से वहाँ पर कितनी मात्रा में होती है, चीज़ों को जानेंगे। सामान्य से कितनी अधिक होती है, ऐसे प्रश्न कई बार आते हैं। अगला आपका जो चैप्टर आएगा अतिसार एवं कब्ज में आहार। अतिसार एवं कब्ज रोग होता है, यानी कि जिसको आप डायरिया बोलते हैं, ठीक है। तो डाइट इन डायरिया एंड, एक मिनट, हाँ, डाइट इन डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, तो कब्ज और अतिसार, ये इन दो रोगों में आहार की क्या भूमिका, मतलब आहार उसमें कैसा करना चाहिए। जब आप अतिसार से जूझ रहे हैं, डायरिया है आप में या कब्ज है, तो ऐसी स्थिति में आपको किस प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, ये हम लोग जानेंगे। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है आपका टाइफाइड, मोतीझरा या मियादी बुखार में, अगर ऐसी स्थिति मियादी बुखार है या मोतीझरा या टाइफाइड है, एक ही बात है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या भोजन लेनी चाहिए, किस प्रकार का आहार नियोजन आपका होना चाहिए, यानी कि डाइट इन टाइफाइड में आपको किस प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होती है, किस प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। आहार नियोजन करते समय आपको क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं जब किसी व्यक्ति को टाइफाइड या मोतीझरा या फिर एक प्रकार से मियादी बुखार हो उस स्थिति में, तो इसको जानेंगे। इसके बाद में हमको आगे पढ़ना है, यहाँ से बहुत अधिक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जो चले हैं, आपसे ये पूछा जाएगी फला कार्यक्रम कब चलाया गया, फला कार्यक्रम किस लिए चलाया गया, ये कार्यक्रम किस सन में चलाया गया, ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में कई सारे बनेंगे। तो इस पर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा, यहाँ से लगभग 10 से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप मॉडल पेपर एक बार जरूर देखेंगे। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जो चलाए गए, नेशनल एंड इंटरनेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा अगला जो चैप्टर है आपका प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ। प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ को अंग्रेजी में बोलते हैं इम्यूनिटी बूस्टर फूड, मतलब ऐसे फूड जो कि हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो कि हमारे शरीर की एक प्रकार से रोगों से रक्षा करने वाली जो सिचुएशंस हैं, स्थिति है, उसको सुदृढ़ करते हैं, उसको अच्छा बनाते हैं, तो उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जो कि हमारी इम्यूनिटी को एक प्रकार से बूस्ट करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस हो गया BA BSc BCom फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का नवीनतम पाठ्यक्रम है आहार पोषण एवं स्वच्छता का, सभी विश्वविद्यालयों के लिए है। BSc BA BCom सभी का यही सिलेबस है। BSc AG BSc होम साइंस में भी अनिवार्य प्रश्न पत्र को करिकुलर में यही प्रश्न आते हैं, यही सारे चैप्टर्स हैं। किसी भी विश्वविद्यालय से आप है दुनिया के,
मतलब दुनिया के क्या, भारत के लगभग अधिकतर विश्वविद्यालयों में जहाँ पर नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है लागू हो चुकी, जिस विश्वविद्यालय में, उस विश्वविद्यालय में यही पाठ्यक्रम है और अनिवार्य प्रश्न पत्र में आपको BA BSc BCom में सब में यही पढ़ना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। अच्छा, कुछ में आपको नाम चेंज में मिल सकता है, कुछ में हो सकता है आपको हाइजाइन मतलब केवल आपको स्वच्छता एवं मतलब न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन दे दे, किसी में फूड और न्यूट्रिशन केवल दे दे, तो ऐसा हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में नाम लिख करके दे दे, लेकिन पूरा नाम आपका होगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन। लगभग और लगभग 90% यूनिवर्सिटी जैसी हैं जो कि यही सिलेबस आपकी रखती, मतलब यही नाम रखती हैं, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन, आहार पोषण एवं स्वच्छता। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। चलिए, गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।